स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बजट पर पार्टियों में संग्राम। बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है यह बजट सभी के अनुरूप लाया गया है। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना था, कोविड के चलते पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरह से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का प्रयास इस बजट में किया गया, इससे ज्यादा निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, नया बजट और उसकी मूल भावना आत्मनिर्भर भारत बनाने की करीब कल्पना है और कोविड-19 के बाद भारी भरकम टैक्स लगाकर अतिरिक्त धनराशि लिए जाने का अनुमान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने और स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करना, यही इस बजट की खासियत है। कोविड के चलते पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं कि किसी न किसी वर्ग के लिए बड़े पैकेज की बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। नया बजट और इसकी मूल भावना जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना, और ये आत्मनिर्भर पैकेज के कंटिन्यूएशन का ये बजट है। कोविड के बाद 9-10 महीने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से शून्य होने के बाद का बजट है, और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में जो लगातार काम बंदी का अवसर आया उसके बाद बजट है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि इस बजट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उम्मीद ये थी कि कोई भारी भरकम टैक्स लगेगा और टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी, मगर इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। और ये अपने आप में एक भारत के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी करने का, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने का, स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने का, बेहतर सुशासन देने का, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास। सीधा सीधा उन्होंने शेयर को स्टेट का शेयर बढ़ा के राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अवसर दिया है, और ये अवसर मोदी जी ने ही दिया है। अलग अलग राय हैं। बजट पेश हो चुका है और कांग्रेस का यह कहना है कि प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया। और एक और बात निकलकर सामने आई, जिस तरह से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी कहते नजर आए कि जब कोरोना काल शुरू हुआ उसको लेकर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था उसमें इंप्लीमेंट की उम्मीद की जा रही थी, वो नहीं मिला। इसके अलावा तमाम मुद्दे। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि कोरोना काल जो 9 से 10 महीने लॉकडाउन के गुजरे या आर्थिक संकट भी झेलना पड़ा, उम्मीद थी सभी को, सभी ऐसा सोच रहे थे कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये जो बजट पेश किया है बीजेपी के नजरिए से, ये आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत की दिशा में कारगर साबित होगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और इसी पर हम चर्चा करते हैं। दो मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपसे करवा देते हैं। उमेश घोरमणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं। स्वागत है आपका उमेश जी। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भंसाली जी। भंसाली जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से अभी हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से दर्शकों को बताया कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने बजट को निराशाजनक बताया,
क्या कुछ उम्मीदें थी बजट को लेकर, खास तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए? वो ये कहते नजर आए कि प्रदेश के लिए कोई ऐसी सौगात भी नहीं मिली है केंद्र के बजट में, तो कहां कमी रहेगी और क्या उम्मीदें लगाई थी प्रदेश कांग्रेस ने, प्रदेश सरकार ने? तक इनकी सरकार है, 7-8 साल से इनकी सरकार चल रही, उम्मीद हमने तो रखी थी। आम जनता हमेशा उम्मीद रखती है और उनके साथ हमेशा विश्वासघात होता है। वो अपना मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं टिकने दूंगा और सारा सब कुछ बेच दिया। एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही है, शेल को बेचने की बात चल रही है, रेल को बेचने की बात चल रही है। ये सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं इसको बेचने पर ये तुले हुए। बजट के विषय में तो मुझे एक ही लाइन याद आती है कि आज आपके चैनल में उस लाइन का जिक्र करता हूं कि मोदी जी का चला हथौड़ा, ना बचेगी जीडीपी और ना बचेगा रसोड़ा। आप ये देखिए कि किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है। आज महिलाओं का कहे घर का बजट किस तरीके से चरमराया हुआ है, इस विषय में इसमें कोई बात नहीं है। उज्ज्वला गैस योजना की बार बार बात करते हैं। एक तरफ सब्सिडी जो गैस कनेक्शन की जो आती थी वो आनी बंद हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में ऐसी उम्मीद थी, आपने कहा ना क्या उम्मीद थी, तो ऐसी उम्मीद थी कि भाई इतने पूरे दौर से देश के लोग गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में कोई रियायत दी जाएगी। कोई रियायत नहीं दी गई, कोई छूट नहीं दी गई, कोई स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया। एमएसएमई उद्योग के बारे में भी काफी कुछ किया जा सकता था, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उस विषय में भी इसमें कोई बात नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण के विषय में कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के विषय में भी इसमें कोई बात नहीं हुई। ये काफी दुख की बात है, निराशाजनक बजट है और इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं आम जनता को कोई रियायत मिल रही है। एमएसपी की गारंटी तो कहीं दी नहीं। ये बार बार किसानों की इन्होंने बात जरूर की, लेकिन कहीं पर भी ये गारंटी नहीं दी कि एमएसपी हम देंगे। तो आंदोलन जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा। किसान भाइयों को ये भी सोच लेना चाहिए कि उनकी बातों को ये अभी भी नकार रहे हैं, कहीं पे कोई बातचीत के रास्ते खोलने को तैयार नहीं है। कोरोना काल के दौरान हम यदि देखें कि सारी चीजें, आज हम आपके चैनल में डिबेट भी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, अन्यथा आपके स्टूडियो से करते थे। पढ़ाई सारी सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी योजना लानी थी कि छात्रों को कम से कम कुछ मोबाइल उनको दिए जाए, जो होनहार छात्र हो। भले ठीक है, चलो जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र हो कम से कम आप उनका सिलेक्शन करके उनको मोबाइल कम से कम सरकार की ओर से फ्री दिए जाए, वो तो किया नहीं गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि मोबाइल के और जो मोबाइल चार्जर की कीमतों को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर भी एक जो भार है ये आम जनता के कंधों पर पड़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यह बजट मेरी नजर में पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट है। और ये बार बार कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाली जो बात मैंने शुरू में कही, ये बात चरितार्थ होती है कि सारे जो सेक्टर है गवर्नमेंट की, जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं लगातार, और बिल्कुल ही निराशाजनक और जनता के हित का बजट है, इसे नहीं कहूंगा। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। अब ये कर क्या रहे हैं? कॉर्पोरेट घरानों का साथ और आम जनता से विश्वासघात। तो ये बजट कुल मिलाकर निराशाजनक है और इससे आम जनता का कोई भला नहीं होगा। उमेश जी, निराशाजनक बजट है, इस बात को एक बार फिर मंसाली साहब यहाँ पर दोहराते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे इस बजट की अगर हम बात कर लें, और कोरोना काल में मोबाइल के जरिए ही, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में ही आता है, वो उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। तो क्या ये बजट आशावादी माना जाएगा? क्योंकि कोरोना काल में मोबाइल के माध्यम से लगातार, हम चाहे हमारे चैनल की बात कर लें, स्काइप के माध्यम से हम आपस में चर्चा करते रहे, तो ऐसे में आप किस तरह से इस बजट को देखेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये जो बजट पेश हुआ है, स्वस्थ भारत की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, उस दिशा में कारगर साबित होगा। और दूसरी ओर कोरोना की बात करें, रविंद्र चौबे जी कहते नजर आए कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था, हमें उम्मीद थी इसमें इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अब वैक्सीन की बारी आ गई है। 3500 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए अलग से इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो कैसे देखा जाए उमेश जी? देखिए अंकुश जी, मैं भंसाली जी को सुन नहीं पा रहा था। कांग्रेस के बड़े ही अच्छे प्रवक्ता है और मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। और जैसे कि उम्मीद थी, जैसे कि मुझको आभास हो रहा था और जिस प्रकार का उनका वक्तव्य आपने मुझको बताया, निश्चित तौर पे ऐसी ही उम्मीद कांग्रेस के तमाम नेताओं से की जा सकती है।
और जिस प्रकार से आदरणीय रविंद्र चौबे जी का बयान आया कि छत्तीसगढ़ का नाम एक बार भी नहीं आया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और आज से कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर में भी राज्य का बजट आना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बजट के अंदर में तमाम जिलों के विषय को ले लें या तमाम क्षेत्रों को ले लें, एक एक क्षेत्र को नाम लेकर के स्पेसिफिकली क्या वो बजट की घोषणा करने वाले हैं, जो इस प्रकार का आरोप केंद्रीय बजट के ऊपर लगा रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का आज बजट आया है इस कोरोना महामारी के बाद, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना महामारी के दरमियान भी एक प्रकार से 4-4, 5-5 मिनी बजट देने के बाद आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाला बजट लेकर के आए हैं। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात की आशंका थी कि यह बहुत ज्यादा आम जन के ऊपर, उद्योगों के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर लोड डालने वाला बजट होगा, बहुत सारे करों को लगाने वाला बजट होगा, लेकिन सबकी आशंकाओं से परे सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की दृष्टिकोण से जो बजट आया है, इसमें आप देखिए कोरोना संकट की हम लगातार पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी इसका सामना करता रहा, तमाम राज्यों ने इसमें अपनी सहभागिता दी, तमाम राज्यों ने इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने का काम किया और जो बजट आया स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से 137% की वृद्धि, 2,23,000 करोड़ का प्रावधान अपने आप में बताता है कि केंद्र की सरकार इस कोरोना की लड़ाई को लेकर के कितनी गंभीर है और भविष्य में भी इस प्रकार की जो स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझना पड़ता था उससे किस प्रकार से देशवासियों को राहत मिले और त्वरित उन तक इलाज पहुंच सके, इसकी चिंता करते हुए इतना बड़ा प्रावधान करने का काम किया है। जिस प्रकार से भी भंसाली जी मोबाइल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर के यहाँ पर सवाल उठा रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा, अगर आप समग्र बजट को गंभीरता से देखेंगे, राजनीति से परे हट करके देखेंगे, तो यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लाया गया बजट है। और जिस प्रकार से मोबाइल के मूल्यों में वृद्धि की आप बात कर रहे हैं, तो जो बीते सरकारों के कार्यकाल के समय में विदेशी निवेशों के माध्यम से, विदेशी कंपनियों के माध्यम से, आप मोबाइल का ही उदाहरण ले लीजिए, जो एक जाल विदेशी कंपनियों को मोबाइल के मामले में पूरे देश भर में फैल गया था, उसके कहीं ना कहीं करों में वृद्धि, उनके आयात कर में वृद्धि करते हुए निश्चित तौर पे उनके मूल्यों में तो वृद्धि आएगी ही आएगी, उनके मूल्य बढ़ेंगे, लेकिन देश के अंदर में जो स्वदेशी मोबाइलों का निर्माण हो रहा है निश्चित तौर पे उसकी उपलब्धता बढ़ेगी, उसको लेने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे और उनके मूल्य कम से कम रहेंगे। इसलिए कम से कम इस विषय को लेकर के घबराने की और भ्रम फैलाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तमाम विषयों के अंदर में अगर हम बात करें, खाली स्वास्थ्य का ही विषय नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात कर ले, 100 सैनिक स्कूलों की हम बात कर ले, या फिर ट्राइबल जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए 4 करोड़ आदिवासी बच्चों के लिए जो जिस प्रकार से प्रावधान हुआ है, जो एकलव्य विद्यालय के माध्यम से जो लगभग 750 स्कूल खुलेंगे, उससे छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम राज्यों के वह बच्चे लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य की जो योजना है, स्वास्थ्य को लेकर के जो केंद्रीय बजट में प्रावधान किए गए हैं वो देश भर के तमाम राज्यों के लिए है। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर हम बात कर लें, उनमें अगर 32 राज्यों की अगर बात होती है बजट के अंदर में, तो मैं इस प्रदेश के कृषि मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन 32 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी है। इसलिए इस प्रकार का आरोप देश के हित में आए हुए बजट के लिए लगाने से वो बचे हैं। और निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार से देश में तमाम तरह की स्थितियां निर्मित हुई, आर्थिक रूप से संकट निर्मित हुआ, छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, सरकार में बैठे हुए तमाम नेता कहते रहते हैं कि कोविड के चलते तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जब पूरे देश के हित में, तमाम राज्यों के हित में, तमाम लोगों के हित में, हर वर्ग के हित में अगर बजट आता है तो राजनीति से ऊपर उठ करके उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इसमें भी राजनीतिक प्रयास करके देश में भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास। देखिए, लेकिन जो निजीकरण की बात है उसको लेकर फिर निशाना साधा है। अगर हम सांसद की बात कर लें, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, उनका यह बयान सामने आया कि सरकार जो है सरकारी कंपनियां है उसमें निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अब देखिए, हम LIC की बात कर लें, FDI यहां पर 74% कर दी गई है, वो तो ये कहती नजर आ रही है देश नहीं है तो OLX से भेज दीजिए इसे किस तरह से देखें? देखिए, निश्चित तौर पे LIC के जो संविधान के तहत जो उसको 1938 है, उसमें परिवर्तन को लेकर के सुझाव दिए गए हैं और उसमें
किस प्रकार से, ठीक है निवेश तो एक तरफ ठीक है एफडीआई का, लेकिन उसमें कैसे अधिक से अधिक नियंत्रण भारतीय पर हो सके, भारतीयों को उनके बोर्ड मेंबर में अधिक से अधिक किस प्रकार से भारतीयों की उसमें भागीदारी हो सके, उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अगर विदेशों से निवेश हो रहा है लेकिन उसका संपूर्ण नियंत्रण हमारे देशवासियों के हाथ में अगर रहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? निवेश अगर विदेश से होकर के आ रहा है, एफडीआई अगर निवेश वहां से होकर के आ रहा है और देशवासियों के हाथ में तमाम नियंत्रण है, तो उससे कांग्रेस के मित्रों के पेट में पीड़ा क्यों हो रही है, यह मुझको समझ में नहीं आता। एक तरफ तो जब उनकी सरकार थी तब एफडीआई और तमाम तरह के विषय आते हैं और उसमें भी पावर ऑफ अटर्नी की बात करें या नियंत्रण की बात करें, उन्हीं विदेशी लोगों के हाथ में रहा है, और आज जब भारत के नागरिकों के हाथ में उसके नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं तो भी इस विषय को लेकर के इस प्रकार के बयान यदि दे रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यजनक है। चलिए अब रुक कर लेते हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पर उमेश जी कहते नजर आए नितिन जी कि भले ही अगर निजीकरण को बढ़ावा देने का कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन नियंत्रण तो हमारे देश के पास में है। अब एलआईसी का जिक्र कर लें, 74% एफडीआई का प्रावधान इसमें, और सांसद ने जो निशाना साधा है कि ये देश नहीं ओएलएक्स से इसे बेच दीजिए। लगातार ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण जो कंपनियां हैं उनको घाटा हो रहा है, इस और केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और ये नौबत आखिर आन क्यों पड़ रही है? उमेश जी तो ये कह रहे हैं कि भले ही एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है उसमें, लेकिन नियंत्रण जो है वो तो देश के हाथ में। कौन कहते हैं नियंत्रण देश? यदि आपकी कोई दुकान है और वो दुकान यदि थोड़ी घाटे में चलती तो क्या आप उसे बेच देंगे? उसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है, उसको सुधारने की और प्रयत्न करने चाहिए। देश की बहुमूल्य संपदाओं को, बीसीसीएल, इन सारी चीजों को बेचना, दूरसंचार की हालत देखिए क्या, वो भी बिकने की स्थिति में, धीरे धीरे ये पूरे देश को बेचने की कगार पर है। मैंने कहा ना, जैसा कि इन्होंने कहा था, इनका नारा था देश नहीं बिकने दूंगा, ये सारा सब कुछ तो ये तो बेचने की कगार पर खड़े हैं, और फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि ये सब कुछ नियंत्रण हमारे पास रहेगा। नियंत्रण तो आपको पता है कि कौन, दो कॉर्पोरेट घराने हैं जिनके हाथ में सारी चीजें हैं, उनके हाथ में नियंत्रण है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बजट जो है, ये हम देखा जाए तो जिन 5 राज्यों में चुनाव है, अभी गौरमोले जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को ले लिया, अरे भैया 5 राज्यों में पूरा बजट का खजाना खोल दिया आपने। मुझे वो बजट नजर नहीं आ रहा है, केंद्रीय बजट, मुझे वो चुनावी घोषणा पत्र नजर आ रहा है 5 राज्यों के लिए। भाई अन्य राज्यों की ओर से देखिए, अन्य राज्यों में भी सड़कों की जरूरत है, अन्य राज्यों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अन्य राज्यों में भी उन चीजों की आवश्यकता है। खाली चुनावी चश्मे से ही, इस चुनावी नजरिए से ही इस बजट को बनाया गया है, और इसका लाभ वोट बैंक की राजनीति बीजेपी जो है ये बजट के नाम से उन 5 राज्यों के चुनाव में करने जा रही है, ये साफ प्रतीत होता है। नितिन जी, लेकिन देखिए आदिवासी बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की हम अगर बात कर लें, आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस घोषणा के बाद तो लाभ होता दिखाई देगा ना प्रदेश के जो बच्चे हैं आदिवासियों। योजना बनाई है, कितने बच्चों के लिए बनाई है, अभी तो सिर्फ एक लाइन में लिखा है कागजों में, जब ये चीजें आएंगी जब पता चलेगा। और अगर कुछ दिया है तो कुछ दिया है तो आसान नहीं किया। हमने भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से कलेक्टर रूप में बहुत सारी चीजों के ऊपर काफी टैक्स के माध्यम से, काफी चीजों के माध्यम से हम लोग भी लगभग पैसा दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं 6000 करोड़ के आसपास जीएसटी का जो हमारे हिस्से का पैसा हमें केंद्र सरकार से लेना है, वो अभी तक के रुका हुआ है। इसके बारे में ये क्या बजट में न तो कोई चर्चा की गई, न इस विषय में कोई बात की गई। उमेश जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इस पूरे बजट को अगर देखा जाए तो तमाम पहलू हैं जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, जब भी हर बार जब बजट पेश होता है केंद्र का, तो उसको लेकर मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं आता है सर। लोअर मिडिल क्लास की हम बात कर लें, गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं गरीब लोग, उनकी बात कर लें, उनके लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हर बार मिडिल क्लास को क्यों दरकिनार किया जाता है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है हर बार। देखिए, मिडिल क्लास को कहीं कोई दरकिनार करने जैसा बजट मुझको यहाँ पर नजर नहीं आता है। जिस प्रकार से अगर हम टैक्सेशन की अगर हम बात कर लें तो इस बार जरूर 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को टैक्स में रियायत दी गई है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको एज इट इज पहले की तरह ही टैक्स में रियायतें दी गई है। एटीसी के तहत जो रियायतें दी जा रही थी वह रियायतें दी गई है।
या फिर हम होम लोन में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक के उसमें जो छूट देने का काम इसमें किया गया। तो मुझको लगता है कि यह सभी मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखते हुए यह तमाम प्रावधान किए गए हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से एमएसएमई की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, या फिर बैंकों को बैंक ऋण के माध्यम से जो बैंक कहीं ना कहीं कमजोर होने के कगार पर था, उनको बूस्ट करने का एक प्रकार से प्रयास किया गया है। इन तमाम तथ्यों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो बैंक लोन के दृष्टिकोण से, हाउसिंग लोन के दृष्टिकोण से एक तरफ तो बैंकों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ बैंक अगर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे मध्यम वर्ग जो कि अपने चाहे घर निर्माण के विषय को ले ले या अन्य प्रकार के लोन के विषय को ले ले, कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और लोन की उपलब्धता निश्चित तौर पर उन तक हो सकेगी। और एटीसी और तमाम तरह के प्रावधान एज इट इज रखे गए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों वाला जो प्रावधान हुआ है, मुझको लगता है कि निश्चित तौर पे वो मध्यम वर्ग को लाभान्वित करने वाला होगा। और इसके जिस प्रकार के प्रावधान और अन्य किए गए हैं उसमें निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर की उपलब्धता, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो अब स्टार्टअप वाले जो उद्योग हैं उनको आने वाले 1 वर्षों तक टैक्सेशन में छूट देने का काम जो किया गया है, मुझको यह लगता है कि यह भी मध्यम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में इस बजट का निश्चित तौर पे एक सकारात्मक प्रतिसाद आने वाले समय के अंदर में दिखेगा। और महत्वपूर्ण जिस प्रकार से आपने कहा कि 35,000 करोड़ का जो कोविड की दृष्टिकोण से जो प्रावधान किए गए हैं, और अभी 2 और वैक्सीन आने हैं, तो इस वैक्सीन को लेकर के, कोविड को लेकर के सरकार की गंभीरता न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि तमाम वर्गों के लिए भी है। मैं समझता हूं कि इसमें तमाम वर्गों के साथ साथ मध्यम वर्ग भी आ जाता है। वहीं अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से 100 सैनिक स्कूलों की बात करें, एकलव्य स्कूलों की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्गों को उसके माध्यम से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार से अभी मोबाइल का ही विषय लेकर के आ रहे थे, उसके अलावा सोने चांदी के मूल्यों में कमी आई है, स्टील के मूल्यों में कमी आई है। तो आने वाले समय में चाहे हम घर के निर्माण के विषय को ले लें या फिर जो मोटर वाहन एक्ट में जो संशोधन की एक बात निकल के आ रही है, जो पुराने वाहन है जो जिनके वजह से प्रदूषण होता है उनको धीरे धीरे कम करने की दिशा में यह प्रयास आगे बढ़ रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं इससे भी लाभ मिलता हुआ मुझको यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास वाला यह बजट निश्चित तौर पे आया है। और आप अगर निम्न वर्ग की बात करें तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से निश्चित तौर पे सीधे तरीके से उन निम्न वर्गों तक राशन की उस राशन कार्ड के माध्यम से व्यवस्था करने का केंद्र सरकार ने काम किया है। और एक कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार ने पहली बार देश की आजादी के बाद सोचने का काम किया है। कांग्रेस ने अभी तक तो लगातार गरीबी हटाने का नारा देती रही, लेकिन उस दिशा में कभी नहीं सोचा। यह उस दिशा में एक प्रयास है। जी बोलिए नितिन जी। एक बहुत अच्छी चीज नहीं बोली इन्होंने, टैक्स चोरों को भी रियायत दी है। पहले जो टैक्स चोरी करते थे उनके 6 साल की फाइलों को खंगाला जाता था, अब 3 साल की ही फाइलों को खंगाला जाएगा। तो टैक्स चोरों को भी रियायत थी, उस बारे में क्यों नहीं बोल रहे? सिखा के नहीं दिया लगता है इनको बीजेपी ऑफिस से। बहुत अच्छा बोल रहे थे। मुझे बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, अरे बंसाली जी टैक्स अगर खुलेगा ना तो फिर आप ही के पेट में पीड़ा होने लग जाएगी। जब इनकम टैक्स वाले आते हैं ना तो आप ही उल्टा आरोप लगाने लग जाते हैं। 6 साल का नहीं 7 साल का रिकॉर्ड खोल लीजिए, 6 साल का नहीं 7 साल का रिकॉर्ड खोल लीजिए। आपकी सरकार है, आपने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों की फाइलों को दबाने के लिए ये नियम लाया है। ये मैं खुले तौर पर आपको कहता हूं। चलिए, मेरे पास समय खत्म हुआ सर, मेरे पास समय खत्म हुआ। उमेश जी और नितिन जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो बजट पेश हो चुका है 2021-22 का, और देखना होगा कि ये बजट, क्योंकि स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए स्वस्थ भारत पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि कोरोना काल की बात करें 9 से 10 महीने बीते, लेकिन देश को स्वच्छ भी रखना है, ऐसा बीजेपी का मानना है, इसलिए स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये बजट जो पेश हुआ है निराशावादी बजट इसे कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा सवाल ये कि बजट जब भी पेश होता है, आम बजट, उम्मीदें हर राज्य को होती हैं, लेकिन केंद्र की मंशा क्या है, वो कितना सार्थक आने वाले वक्त में, चाहे कुछ दूरगामी परिणाम के तहत भी योजनाएं होती है जिनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, तो वो
कहां तक सार्थक होती हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है। और ये जो बजट पेश हुआ है कितना कारगर साबित होता है, एक बड़ा सवाल है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।